हमारे फिलॉसफी में जो बोलते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें धर्म जो है वो आदमी के अंदर काम करता है, वो नीतियों के ऊपर काम करता है। हमारा धर्मशास्त्र बताता है हर का धर्म अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है, स्त्री का अलग है, नारी का, पुरुष का, सबका अलग है, राजा का धर्म अलग है, जनता का धर्म अलग है, सबका धर्म अलग है। वो उसका अंदर का प्रवास है, वो वृत्ति के ऊपर काम करता है। आदमी के वृत्ति के ऊपर जो काम करता है वो धर्म है। जब आदमी अंदर से बाहर निकलता है तो हर चीज व्यवस्था है, और व्यवस्था के ऊपर अर्थ काम करता है। व्यवस्था, परिवार भी एक व्यवस्था है, परिवार कभी वृत्ति नहीं होती। हम अंदर से जब बाहर निकलते हैं हर चीज व्यवस्था से जुड़ी है, वो अर्थ से जुड़ी है। अर्थ का मतलब है संसाधन, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज नॉट द साइंस ऑफ मनी, इट इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस। यह संसाधन का शास्त्र है, और जिसको एक पैसे का एक डेरिवेटिव उससे आगे निकल आया है, जिसको फाइनेंस बोलते हैं, वो इकोनॉमिक्स के एक डेरिवेटिव है। फाइनेंस इज अ डेरिवेटिव ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज अ साइंस ऑफ मनी। तो थोड़ा सा अर्थशास्त्र और हमारे देश में क्या हुआ है, कैसा हुआ है, नीतियों के बारे में तो बात नहीं है, ये रीतियों के बारे में बात है, मोरालिटी के बारे में, मोरालिटी के बारे में नहीं है। हमारे देश में हम देख रहे हैं कि करप्शन क्या किस लेवल तक पनपा है। हर आदमी दूसरे को डाउट से देख रहा है कि ये मुझसे क्या चाहता है। फिर हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है कि हर आदमी को कहीं ना कहीं तो करप्शन का सहारा या करप्शन के ऊपर बात करनी पड़ रही है, इसके सहारे या इसके खिलाफ। सबसे बड़ा अचका जो बन गया है माहौल में वो करप्शन बना है। यह ऐसा क्यों हो रहा है? ये जब ढूंढते ढूंढते मैं अंदर से घूम रहा था अंदर, तो हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड आ रहे थे। हम 15-16 लोगों की एक टीम हो गई, और पहले हमने ये सोच लिया कि हम वृत्ति के ऊपर बात नहीं करें, हम व्यवस्था से क्या गलतियां हो रही हम पहले देखेंगे। कोई भी आदमी जब बीमार होता है उसके लिए 4 रीजन होते हैं। पहला होता है अनुवंशिक, यानी कंजेनाइटल जो होता है कि हमारे विरासत में आता है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। दूसरा होता है रोग या डिसीज, जिसे कोई इन्फेक्शन से हमें कोई तो बीमारी लग जाती है, जैसे टाइफाइड हो या मलेरिया हो या HIV भी हो, इसके लिए कोई तो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा जो रीजन है वो है डेफिशिएंसी, हमारे अंदर की कोई तो सिस्टम कोलैप्स हो जाती है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो, जैसे हमारा डायबिटीज हो या ट्यूमर हो या कैंसर हो, इसके लिए कोई वायरस नहीं होता, हमारे अंदर की सिस्टम आउट ऑफ गवर्नेंस होती है। और जो चौथा रीजन होता है वो है एक्सीडेंट, मैं चलते चलते कोई आके मेरे ऊपर आके टकरा गया और मैं हैंडीकैप हो गया। पहला और चौथा जो रीजन है, जो कंजेनाइटल है और एक्सीडेंट है, वो हम नियति के हाथ में रखते हैं। लेकिन दूसरा और तीसरा, रोग और डेफिशिएंसी, डिसीज और डेफिशिएंसी, इसके ऊपर बहुत कुछ है, उसके ऊपर कुछ मेडिसिन है, उसके ऊपर योग है। यहां से हम अंदर से करेक्ट कर सकते हैं, वायरस को हम एंटीबायोटिक लेके मिटा भी सकते हैं, और हम रोग से उभर सकते हैं। पैसे का क्या प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जिन्होंने हम सबको करप्ट कर लिया, इसके बारे में ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, और इसके ऊपर पूरा एक सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने खड़े हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में, तांत्रिक भाषा में, पैसा ये विनिमय का माध्यम है। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये कोई विनिमय की वस्तु नहीं है। ये जो कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे बेरर सम ऑफ रुपीज, ये कागज का टुकड़ा ये नोशनल है, उसके ऊपर वो कागज के टुकड़े की कीमत उतनी नहीं है। ये मीडियम है, ये कमोडिटी नहीं है। मीडियम और कमोडिटी में एक फंडामेंटल फर्क है, बेसिक फर्क एक है। मीडियम ऐसा होता है कि हम सब उसको यूज कर सकते हैं, उसका हम वापर कर सकते हैं, लेकिन कोई पोजीशन में नहीं रख सकता। जैसे मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूं, ये हिंदी भाषा मीडियम है, हम सब इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल सकता ये मेरी भाषा है, मैं किसी को यूज नहीं करने दूंगा, इसको कोई पोजेस नहीं कर सकता। इसी को मीडियम बोलते हैं। और कमोडिटी ऐसी होती है कि जिसका हम यूज कर सकते हैं और खुद के ताबे में भी रख सकते हैं।
हमारे खुद के पोजीशन में रख सकते हैं। जैसे मेरा मोबाइल है या मेरा शर्ट है, ये मेरे कब्जे में मैं रख सकता हूं। अभी ऐसा है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज नॉट ए कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज। ये दुनिया ने सबने स्वीकार की हुई ये व्याख्या है पैसे की। अभी मैं आपसे एक पूछता हूं, मेरे जेब में अभी 100 रुपए की एक करेंसी नोट है और 500 रुपए की एक नोट है। अभी वो मेरे जेब में है, वो मीडियम है या कमोडिटी है? मेरे जेब में जो 100 रुपए की करेंसी नोट है वो मीडियम है या मेरे जेब में है, मेरे पोजीशन में है, मैं नहीं दूंगा तो आपको नहीं मिलेगी, तो ये कमोडिटी है या मीडियम है? कमोडिटी है। अगर यही 100 रुपए मेरे अगर बैंक अकाउंट पे होते तो वो क्या बन जाती? मीडियम बन जाती। जब मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं तो कोई और उसका यूज करता, क्योंकि बैंक का फंक्शन ही वही रहता है कि पैसा घुमाते रहना। बस इतनी छोटी बात पे ये पूरा प्रेजेंटेशन है। हमारे देश में पैसा कमोडिटी बन गया है। बैंक का पैसा हम करेंसी नोट में कन्वर्ट करके साथ में लेके घूमते हैं, इसलिए बहुत लोगों को पैसा नहीं मिलता है और जिंदगी तो पैसे के साथ जुड़ी है। यह सबसे पहला तांत्रिक कारण है कि हमारे देश में गरीबी क्यों है। यह जो बड़ी अर्थव्यवस्था है देश की, 5-6 अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी, उसमें और हम में सिर्फ एक फर्क है, हमारे देश में करेंसी मनी बैंक मनी से ज्यादा है। पूरे दुनिया में जो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स है वहां बैंक मनी करेंसी नोट के टाइम्स में 5 या 6 टाइम्स में ज्यादा है, माध्यम उतना ज्यादा है। इसीलिए वहां लोग पैसे के पीछे जाने की जरूरत नहीं होती। मीडियम कभी कमाने की जरूरत नहीं होती, उसको यूज करना होता है, उसको हमें यूज करना है। भाषा यूज करने के लिए होती है, वो कमाने की नहीं होती है। लेकिन हमारे देश में पैसा कमाना पड़ता है। हर बच्चा छोटे से बड़ा होते कि अरे पैसा नहीं कमाएगा तो जिएगा कैसे? पैसा कमाना पड़ता है क्योंकि वो कमोडिटी है। किसी के जेब में हाथ डालने के बगैर हमारे देश में पैसा आ नहीं सकता। मैं ये पहली बार इसलिए कह रहा हूं कि ये टेक्निकल बेस के साथ ही इलैबोरेट होगा। हम में से बहुत लोगों की अभी ये धारणा है कि पैसे के पीछे कुछ तो होगा, सोना या फॉरेन एक्सचेंज। हमारे सबके दिल में एक सवाल है, अपने बड़े बड़े गांव में इतने बड़े होटल भरे पड़े हुए हैं और बहुत भूखे लोग रास्ते पे खड़े हैं, भूखे सो रहे हैं। वो भूखे लोग होटल में क्यों नहीं जाते होंगे? पैसा नहीं है। कपड़ों के दुकान भरे पड़े हुए और बहुत से लोगों के दामन पे कपड़ा नहीं है, ऐसा क्यों है? पैसा नहीं है। अगर पैसा इतना अहम है, सरकार भी वो कर्जा ले रही है, तो पैसा छपवाती क्यों नहीं है सरकार? जितना चाहे उतना। हमारे पास क्या कम है? कागज कम है, प्रिंटिंग मशीन नहीं, टेक्नोलॉजी क्या कम है हमारे पास? हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने की थी बीच में करेंसी इंपोर्ट कोरिया से। ये जो पैसा होता है, हम सबको लगता है कि ऐसा पैसा छपवाने के लिए सरकार के पास सोना होना चाहिए या कोई फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए या कोई असेट्स होनी चाहिए, नहीं तो ये पैसा चुप ही बढ़ते जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा। यह धारणा हम में से बहुत लोगों की है। गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, जितना सरकार के पास सोना है उतनी इसमें से वो मुद्राएं बनती थी। 50 साल पहले तक अपने ये देश में चलता था, 1957 तक। हमारा पैसा ऐसा नहीं बनता अभी। आज की जो नोट होती है जिसके ऊपर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे। ये नोट जो गवर्नर जो छपवाती नोट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से बनती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी है कि आपकी इकोनॉमी को कितना पैसा चाहिए, उसके आप कुछ मॉडल निकालिए। जैसे आपकी इन्फ्लेशन क्या चल रही है, आपकी ग्रोथ इकोनॉमिक रेट क्या चल रही है, आपकी पुराने नोट कितने रिप्लेस करनी है, इसके मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर ये नोट छपवाई जाती है। उसके पीछे कोई मटेरियल या होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस पैसे को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, जिसके पीछे क्रेडिट की जरूरत नहीं होती है, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। यह पैसा एक प्रकार का हो गया जो सरकार छपवा सकती है रिजर्व बैंक से, और इसमें कि कितनी हमारी वृद्धि है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी है, इन्फ्लेशन के रेट क्या है,
इसके मैथमेटिकल मॉडल बनते हैं और उसी हिसाब से नोट छपवाई जाती है। दूसरा एक पैसा होता है, जब मैं किसी के नाम पे, अगर कोई हम जैसे कोई उठ के किसी के नाम पे एक चेक लिखता है, पेड टू समबडी, और नीचे हम साइन करते हैं, यह दूसरा पैसा होता है जिसको क्रेडिट मनी या बैंक मनी बोलते हैं। यह दूसरा पैसा हम सब लोग बना सकते हैं खुद का। 500 रुपए का चेक और 500 रुपए की करेंसी नोट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों को ही ट्रांजैक्शन मनी यही बोला जाता है। इकोनॉमिक टर्म्स में उसको नैरो मनी भी बोलते हैं, M1। लेकिन यह दूसरा पैसा जो बनाना होता है, इसके लिए आदमी की बैंक अकाउंट होनी जरूरी है, उसके बैंक में साख होनी जरूरी है, क्रेडिट होना जरूरी है, तभी वो मान लेगी बैंक। ये जो बैंक प्रणाली है जिसमें मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं खुद का, इसके लिए मेरा बैंक में अकाउंट होना और मेरी साख होना जरूरी होता है। इसीलिए इसको क्रेडिट मनी या बैंक मनी भी बोलते हैं। पहला पैसा सरकार जो बनाती है वो पावर मनी होती है, जिसको हाई पावर्ड मनी होता है। और दूसरा पैसा जब हम सब आम लोग बना सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से बनाए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बनाए, ये साख के ऊपर होती है। इसके लिए बैंक का होना बहुत जरूरी होता है। और यही हमारी एक गलती यहां होती है, हम में से सब पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी मात्रा में हम सरकार का पैसा यूज करते हैं, करेंसी नोट, खुद का पैसा हम तैयार नहीं करते हैं। ये जो करेंसी नोट होती है ये हाई पावर्ड होती है, इसके बाद और एक उसके साथ अवगुण भी होती है। ये करेंसी नोट नॉन ट्रेसेबल होती है। एक बार उसने हाथ बदल दिया तो कौन किसके लिए किसने पैसा दिया कभी समझ में ही नहीं आएगा। मेरी 500 की नोट अगर इनके जेब में चली गई तो ये किस लिए आई, कहां से आई, कोई इसका पता नहीं लगेगा। ये नॉन ट्रांसपेरेंट हो सकता है। लेकिन बैंक मनी ट्रेसेबल होता है। अगर मेरे अकाउंट से मैंने किसी को चेक दिया तो कौन से अकाउंट से गया, कब गया, कैसे गया, ये पूरा रिकॉर्ड बनता है। बैंक मनी ट्रेसेबल होता है। 2001 में अमेरिका के ट्विन टावर पे अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक, ट्विन टावर गिर गए। उसी साल हमारे पार्लियामेंट पे भी अटैक हो गया। 2001 के बाद भारत में, अमेरिका में दूसरा अटैक नहीं हुआ, टेररिस्ट अटैक। भारत में तो अभी अभी मुंबई ब्लास्ट तो अभी चल ही रहे। अमेरिका ने सिर्फ एक कर दिया, 2000 के बाद जो टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनके बैंक अकाउंट उन्होंने सीज कर दिए, सील कर दिए। अभी उनके पास विटामिन एम है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके लिए पैसा ही नहीं है। अमेरिका, यूरोप, सभी जगह आपको मालूम है 90%, 95% तक तो आपको थ्रू बैंक ही जाना पड़ता है। और हमारे देश में तो करेंसी नोट पे ही सब चलता है। कौन छपवाता है, कैसे छपवाता है। एक करेंसी नोट छपवाने के लिए अपने देश को आज 39 रुपए खर्चा आता है, 39 रुपया। उसमें इंडोर्स कुछ भी कीजिए, 50, 500, 1000 कुछ भी कीजिए, वही खर्चा शायद थोड़ा सा कम ज्यादा होगा पाकिस्तान के लिए। उतने में वो हमारी 500 और 1000 रुपए की हमारी इकोनॉमी खलास करती है नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन से। ये हाई पावर्ड मनी जब इंडिया में आता है सभी जगह घूमने लगता है, उससे सब कुछ परचेस किया जा सकता है। पॉलिटिशियन को, हमारे पुलिस व्यवस्था को, हमारे न्याय व्यवस्था को, हमारे शिक्षण व्यवस्था को। नॉन ट्रेसेबल, उसको चैलेंज भी नहीं दे सकते। हाई पावर्ड मनी किसको समझता है ये नोट जेन्युइन है नहीं है। पाकिस्तान भी उसी से परचेस करता है पेपर जिससे हम पेपर परचेस करते हैं। प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी ग्लोबली ओपन है। आज बैंक मनी और क्रेडिट मनी में जो फर्क हो रहा है, आज पूरी यूके, इंग्लैंड कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की सोच रही है टेररिस्ट के अरेस्ट करने के लिए कि आपको विटामिन एम नहीं मिले। अगर दुनिया में कोई भी चीज बंदी है तो उसके लिए दो चीज की जरूरत होती है, मोटिव्स और मीन्स। मोटिव यानी आपके मन में हेतु होना चाहिए और वो हेतु के लिए आपके पास संसाधन होनी चाहिए। मोटिव्स जो आते हैं वो नीति से आते हैं, मोटिव जो आते हैं वो अर्थ से आते हैं। मीन्स आते हैं वो अर्थ से आते हैं। किसी ने मोटिव्स करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अमेरिका ने मोटिव्स करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मीन्स को अरेस्ट किया। और हम लोग सोचते हैं हर बार कि वो मोटिव को बदलना पड़ेगा, हमें मीन्स को करेक्ट करना पड़ेगा। मोटिव्स के लिए तो हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। मोरालिटी में तो हम फिलॉसफी में दुनिया को फिलॉसफी देते हैं।
अमेरिका और भारत दोनों में अलग फर्क है। दोनों का पेट बहुत दुखता है, बहुत दर्द है दोनों के पेट में, लेकिन वजह 180 डिग्री में अलग है। एक का बहुत ज्यादा खाने से दुखता है, दूसरे का न खाने की वजह से दुखता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? पैसा इतना अहम हो गया है और वो पैसा नहीं बन रहा है तो हमारे लिए क्या होगा? हम पैसे को कैसा बनाएंगे? बैंक से कैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे? ट्रांसपेरेंट कैसे होंगे? और जैसे बाबा जी जो बात करते हैं कि 50 की करेंसी नोट क्यों नहीं चाहिए ऊपर की, 39 रुपए के खर्चे में अगर पाकिस्तान को 50 की नोट बनानी है तो परवड़ेगी नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 11 रुपए लगेंगे, बैंकक्रप्ट हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन 39 रुपए में 500 और 1000 की अगर ये काउंटरफिट करेंसी बनी ना तो कितना प्रीमियम है। ये दाऊद कहां से इतने बड़ा फैला सकता है? ये कोई भी करप्शन का बेसिक टूल क्या है? हम में से इतने बड़े व्यापारी है, बड़े बिजनेसमैन है, हम रिश्वत किस में देते हैं? कभी चेक से दे सकते हैं? दाऊद ने कर मेरे कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखा, मुझे 2 लाख रुपए की रैंसम चाहिए, फिरौती चाहिए, मैं इतना ही पूछूंगा मेरे पास करेंसी नहीं है, बोल कौन से नाम पे चेक दे दूं? दाऊद ले सकेगा वो पैसा? हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में एक तरफ जा रहे हैं कि ये सभी अर्थशास्त्रियों का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आम आदमी का, ये कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है। हम ट्रेसेबल नहीं बना पा रहे हैं हमारे अकाउंट्स को। आज जो सुरेश कलमाड़ी जो अंदर गए हैं वो अभी तक सिर्फ 300-350 करोड़ की इसमें जो ट्रेसेबल हुए हैं ट्रांजैक्शन, लेकिन हमें मालूम है कि वो फिगर कितनी बड़ी है। हमें उनकी ट्रेसेबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं होती है करप्शन की इसमें, और कानून तो वो चाहता है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बैंक की तरफ जाना पड़ेगा कैश से निकाल के, और वो कैसा होता है, वो क्या करनी चाहिए है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूं जो हम सामाजिक, हमारा समाज किस तरीके से आगे आ रहा है, हम ये सोशल रियलिटी बोल के इसको देख रहे हैं। हमारा एक बड़ा जहाज है, टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज, 121 करोड़ की हमारी उसमें पॉपुलेशन उसमें तैर रही है, उसमें प्रवास कर रही है। तो यह बड़ी जहाज एक जागतिकीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की इसके ऊपर जाके टकरी है, नीचे से छेद गया, पानी ऊपर आ रहा है। ये इस जहाज में बड़े बड़े टियर्स है, सबसे ऊपर वाला टियर जो है वो पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर का है। बड़े आराम से वो टिकट निकाल के अंदर बैठे हैं सब, लेकिन दरवाजे बंद है। नंबर 2 वाला जो टियर है उसमें सभी ऑर्गेनाइज क्लास, जो पेंशन होल्डर है, जिनके पास थोड़ी सी भविष्य की कुछ निधि है, कोई सुरक्षा है, वो बीच वाला है। और सबसे छोटे वाला जो क्लास है, नीचे वाला अनऑर्गेनाइज क्लास, हमारे देश में 70% पॉपुलेशन उसमें है। किसान हो, छोटे उद्योजक हो या स्टूडेंट्स हो, जहाज से नीचे से पानी आ रहा है, नीचे वाले क्लास के नाक तक पानी आ गया और ऊपर वाले दोनों के दरवाजे बंद है, उनको मालूम नहीं नीचे क्या हो रहा है। ये सब भाग रहे जान बचाने के लिए। 70% हमारे देश में आज ये कंडीशन है। ऐसा एक बड़ा जहाज टूट के अभी समंदर में पड़ा है जिसका नाम सोवियत यूनियन है। 1989 में टूट के पड़ा है, बिखर गया है। आज हमारे जहाज करप्शन और इसकी इसमें से ये कंडीशन में है, ऐसा हमें लगता है। ये इंटरप्रिटेशन है, ये गलत हो सकता है। आज हम सबकी एक ही ड्यूटी हो सकती है, एक ही कर्तव्य हो सकता है, अपने अपने कमरे छोड़ के वो जहाज को बचाना चाहिए। कोई भी चेंबर में हो, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, सीए हूं, बिजनेसमैन हूं, पहले वो जहाज बचना चाहिए। देश बचेगा तो हम तैरेंगे। हमारा देश अभी एक बड़ी बिल्डिंग जैसे खड़ा हो गया। ये पंचायत जैसी छोटी छोटी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल से लेके हम जायंट इज पावरफुल की तरफ हम बढ़ने लगे हैं। अभी एक ओनरशिप के बड़े बिल्डिंग जैसे हमारा देश खड़ा हुआ। आपको तो सबको मालूम है कि ओनरशिप के बिल्डिंग को जो पानी का सप्लाई होता है वो ओवरहेड टैंक से होता है। नीचे वाले कुएं से और रिजर्वायर से तो पानी ऊपर नहीं ले जा सकते। हम देख रहे हैं कि इतने बड़े इसमें ऊपर वाले जो हौद है, टैंकर है, टैंक, उसमें से वाटर लेवल कम होती जा रही है, इसलिए बहुत से नल को पानी नहीं आ रहा है नीचे। हम समझ नहीं पा रहे कि ऊपर वाले टंकी पे पानी क्यों नहीं है। हम जब पीछे जाके देखते हैं तो पीछे वाले हौद में तो बहुत पानी है, पंप चालू है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच रहे क्योंकि वो बीच में से पानी बाहर आ रहा है। ये ऊपर वाली टंकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होती है।
और ये जो पानी उठाने वाली जो होती है उसको टैक्स पैटर्न बोलते हैं, जैसे अभी बाबा जी बोल रहे थे, वो गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं रहे, वो बीच में से बाहर निकल रहे, उसको काला पैसा या ब्लैक मनी बोलते हैं। और उसका एक अलग पॉइंट बन गया बाहर जो आउट ऑफ गवर्नेंस है, दैट इज पैरेलल इकोनॉमी, समांतर अर्थव्यवस्था। अभी सरकार को ऐसा लग रहा है कि ऊपर की टंकी भरने के लिए नीचे वाले टैंक इसमें हौद में पानी डालो, बाहर से टैंकर से पानी लाके डाल रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या एसईजेड हो। उनको लग रहा है कि ये नीचे वाले हौद में पानी आएगा तो ऊपर जाएगा। कैसा जाएगा जब तक ये अंदर है? ये जो बड़ी बड़ी फिगर आ रही ना, 1,72,000 करोड़ एफडीआई नीचे आ रहा है, बाहर से जाके घूम के फिर बाहर जा रहा है। और अभी सभी व्यवस्थाएं, सबको पानी की जरूरत है। आम आदमी को भी मजबूरन यहां जाना पड़ रहा है पैरेलल इकोनॉमी की तरफ। आम आदमी को अगर एक फ्लैट लेना है तो सफेद पैसे में पूरा फ्लैट कभी नहीं मिलेगा, उसको तो देना ही पड़ेगा। मैं रिश्वत लेना नहीं चाहता, लेकिन देना तो मुझे पड़ेगी, ये तो मेरी मजबूरी है। और ये आ रहा है यहां से, और ये टोटली आउट ऑफ गवर्नेंस है। ये अगली वाली सिस्टम गवर्नेंस में है क्योंकि उसको टैप है, लेकिन यहां क्या कर सकते हैं हम? आज को जो सब फैला हुआ है ना, वो पैरेलल इकोनॉमी से आ रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि ये नलियां बदलने के सिवा कोई और रास्ता है अपने पास? कोई रास्ता है? आम आदमी का बजट और सरकार का बजट बिल्कुल उल्टा होता है। आम आदमी का जो इकोनॉमिक बजट होता है वो ऐसा होता है कि पहले उसकी आय वो समझता है कि मेरी आय कितनी है, मेरा वेतन कितना है या मेरी इनकम कितनी है। उसके बाद में उसका एक्सपेंडिचर प्लान यानी व्यय वो निकालता है कि मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, 2,000 रुपए मेरे घर खर्चे के लिए, 1,000 रुपए मेरे ट्रांसपोर्ट के लिए, एक हफ्ता एजुकेशन के लिए, कुछ हॉस्पिटल के लिए। जो पैसे मेरे पास बचते हैं मैं उसका सेविंग करता हूं या इन्वेस्टमेंट करता हूं। जो पैसा मुझे कम पड़ता है मैं उसको बोरो करता हूं या घर की कोई चीज बेच देता हूं पैसा खड़ा करने के लिए। सरकार का बजट बिल्कुल उल्टा होता है। सरकार के बजट में पहले व्यय निकाला जाता है, खर्चा कितना करना है, एक्सपेंडिचर प्लान, उसके बाद में उसको रेवेन्यू प्लान बनाना होता है, इसीलिए टैक्सेशन होता है। टैक्सेशन इज द क्लीन रेवेन्यू टू गवर्नमेंट एंड इज अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीबॉडी टुवर्ड्स नेशन। टैक्स लगाने का सिर्फ सरकार का अधिकार होता है। अब मुझे यह बताइए, अगर व्यय के बाद, एक्सपेंडिचर प्लान के बाद अगर रेवेन्यू प्लान बनाती है सरकार, तो कभी डेफिसिट में जा सकती है क्या? थियोरेटिकली जा सकती है? थियोरेटिकली जा ही नहीं सकती। आपने कभी 65 साल में, 63 साल में कभी सुना है सरकार सरप्लस बजट में है? यह कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि टैक्स का राइट सरकार का होता है। सरकार कितना भी टैक्स लगा सकती है, सरकार के पास इतनी पावर होती है, सरकार पैसा छपवा ही सकती है खुद के लिए। तो फिर सरकार कर्जे कैसे लेती है? ये तो आम आदमी के लिए होता है, कर्जा लेना या घर की चीजें बेचना। आज सरकार यहां आगे फंस गई है कि वो टैक्सेशन से मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि इतना बड़ा ब्लैक मनी हो रहा है और सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, सरकार के पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है। मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट यानी सिस्टम की बात कर रहा हूं। आज हमारे देश में गवर्नमेंट इज अ सिस्टम एंड पॉलिटिशियन इज अ कंपोनेंट। पॉलिटिशियन एक भाग है एक व्यवस्था का, लेकिन आज का पॉलिटिक्स पूरे काले पैसे पे खड़ा है। क्यों? 60 साल में इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के लिए हमारे लिए सफेद पैसे का कोई प्रावधान है ही नहीं, बजटरी प्रोविजन है ही नहीं। तो आज के पॉलिटिक्स कहां से चुन के आते होंगे आपको लगता है? एक एमपी के लिए हमारे देश में एवरेज जो खर्चा है वो 7.8 करोड़, 7 करोड़ 80 लाख रुपया है एवरेज खर्चा। एक एमएलए के लिए यानी विधायक जो है 3.6 करोड़, 3.6 करोड़, मैं इंडिया का एवरेज निकाल रहा बोल रहा हूं। और कारपोरेटर के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्चा है। और इसके सब के लिए बजटरी प्रोविजन तो है ही नहीं। हमारे बजट में तो कुछ पैसा होता ही नहीं उसके लिए।
तो ये कहां से आते होंगे आपको लगता है, ये विधायक और ये कहां से आते होंगे? उनको क्या रास्ता है उनके लिए? पार्टी फंड यानी ये छोड़ के जो डोनेशंस हमें मालूम है कितने होते हैं, इसके सिवा रास्ता क्या है? हमारे जो टॉप लोग उसी ऑब्लिगेशंस में आते हैं, तो वो जो शाख पे बैठे वो काट नहीं सकते, उसके भी ऑब्लिगेशंस होते हैं। आज हमें जो लग रहा है ये ऐसा लग रहा है, ये भी इंटरप्रिटेशन है, ये भी इंटरप्रिटेशन है। आज अमेरिका की कंडीशन बिल्कुल उल्टी है। अमेरिका में यहां लीकेज नहीं है, लेकिन यहां बहुत बड़े नल रखे उन्होंने, सोशल सिक्योरिटी, और इसमें पैसा जा रहा है कि आज अमेरिका की कंडीशन अब देख रहे क्या हो रही है। हमारे और अमेरिका के एक ही प्रॉब्लम है, फिस्कल डेफिसिट, सरकार का खर्च व्यय कैसा बढ़ाए। कोई भी फैमिली तब तक टिक सकती जिसमें बाप जो होता है ना, जो चलाने वाला, घर चलाने वाला, उसकी ताकत अच्छी रहती है। अगर उससे बड़े बेटी की अगर पावर बढ़ गई, बाप से भी ज्यादा हो गई, तो घर टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो बड़े की बीवी बोलने लगती है कि हम क्यों इतने छोटे भाइयों का ये सबका उठाए, हम अलग घर में बसाएंगे। बाप ये नहीं बोल सकता, वो पोलियो वाला लड़का भी उसका ही है, जो अभी पालने में है वो भी उसका ही है, उसके लिए उसका ही करना है। अगर घर बचाना है तो बड़ी ताकत हो, ताकतवान होनी चाहिए। अगर वो बूढ़ा हो गया, उसकी ताकत कम हो गई और बच्चा बड़ा होगा, तो घर बिखरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अमेरिका और भारत आज बहुत एक दूसरे में आ रहे हैं, क्योंकि बाप की ताकत कम हो रही है। यह फिस्कल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो कम होती जा रही है। सरकार हर चीज को अलग अलग तरीके से पैसा कमाने की बात करती है। पहले पैसे छपवाते जाओ, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे आज हम देख रहे। सरकार सिर्फ ऐसी होती है जो पैसा नया बना सकती है। हम कोई लोग, कोई संस्था, कोई आम आदमी पैसा नया नहीं बना सकता। हम पैसा कर्जा ले सकते हैं, यानी मार्केट का पैसा घुमाते रख सकते हैं हम, लेकिन नया पैसा नहीं बना सकते। हमें अगर बैंक से लोन लेना है तो हमें कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है। अगर हमें नया पैसा बनाना है तो हमें उससे इनकम से, प्रॉफिट से ही बनाना पड़ता है, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। सरकार को जरूरत नहीं है, सरकार करेंसी नोट छपवा सकती है। सरकार रिजर्व बैंक से एडवांस लोन ले सकती है, जिसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज के क्रेडिट के, और टैक्स से आने वाले पैसे से वो वापस कर सकती है वो ऋण। यानी सरकार ऐसी होती है कि वो पहले पैसा तैयार कर सकती है। अभी इसमें है इनएडिक्वेट टैक्स रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, टिंकरिंग ऑफ टैक्सेशन। सरकार को सब पैसा जब कम गिरने लगता है तो सरकार टैक्स के साथ खिलवाड़ करती है। जैसे अभी बाबा जी ने बताया, 32 अलग अलग परसेंट टाइप्स के हमारे यहाँ टैक्सेस है। किसी को मालूम नहीं है कैसे होते, कोई सीए भी नहीं बता सकता। ये अलग अलग किस्म, डिस्क्रिमिनेशन, नॉन ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए इतने शेड्यूल्स आम आदमी को समझता ही नहीं। वो इतना समझता है मुझे घर चलाने के लिए कुछ तो देना है, सीधे से लेना भाई। इतना वो ट्विस्ट किया जाता है कि वो समझता नहीं। इसका जो होता है टिंकरिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, कम ऑन, फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम, वो बहुत क्लिष्ट हो गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हमारी टैक्स सिस्टम। इससे क्या हो रहा है? टैक्स इवेजन, इसमें से हमारे देश में से टैक्स बहुत बड़ी मात्रा में चोरी या टैक्स से हम बाहर आ रहे हैं। ये टैक्स इवेजन से डायरेक्ट जो होता है, आपको आज मालूम है जिम्बाब्वे जैसा एक देश है जहां 2 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर की नोट है, 2 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर, और उसमें क्या मिलता है? एक चाय का कप और बिस्कुट का पूड़ा। 2 बिलियन डॉलर की जिम्बाब्वियन नोट। ये इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से हमें बड़ी नोट निकालनी पड़ती है। बड़ी नोट निकालने की वजह से ईज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन आसान होते हैं। आज 1 करोड़ का तो बक्सा भी नहीं है, छोटी सी गड्डी में पैसे चले जाते हैं। उसका जो डायरेक्ट होता है नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन कभी ट्रेसेबल नहीं होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन नॉन ट्रेसेबल हो जाते हैं। दूसरी तरफ से टैक्स इवेजन से ब्लैक मनी ही, और वो दोनों में से ब्लैक मनी तैयार होता है। टैक्स इवेजन और नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन। नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन करप्शन को प्रमोट करते हैं। ब्लैक मनी और करप्शन इज इक्वल टू पैरेलल इकोनॉमी। दूसरी तरफ से लार्ज डिनोमिनेशन नोट की वजह से लेस यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम, हम बैंक में जाते ही नहीं है, अपना पैसा तैयार ही नहीं करते। एक तरफ तो शरीर में खून तैयार नहीं होता,
और जो होता है वो पूरा पोल्यूटेड होता है, काले पैसे की इसमें से वो पूरा खराब होता है। इसका डायरेक्ट जो होता है लेस यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम, पुअर क्रेडिट और कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे देश में पैसा बोरियों में पड़ा है लेकिन कैपिटल नहीं है, भांडवल नहीं है, दिखाने के लिए सफेद है नहीं। इनएडिक्वेट कैपिटल सप्लाई टू इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन। बाबा जी हर इसमें बोलते हैं कि हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो होती नहीं है। जीडीपी कम डाउन होने की वजह से सरकार को जो टैक्सेस मिलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, वैट हो, एक्साइज हो, वो कम मिलते हैं। ये विशेष सर्कल पूरा होता है। इनएडिक्वेट टैक्स और करप्शन, सरकार के पास ताकत भी नहीं है और करप्शन से ये देश लिपटा है। ये दोनों में से पुअर गवर्नेंस होता है। हमारे देश की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुअर गवर्नेंस की है। करप्शन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पुअर गवर्नेंस और करप्शन से पूरी देश की सोसाइटी इनसिक्योरिटी फील कर रही है, आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम सब लोग। ये हमें लगता है ऐसा हो रहा है। पूरे टैक्स निकाल देने चाहिए, 50 के ऊपर की नोट निकल देनी चाहिए, एक ही जगह टैक्स लगना चाहिए ट्रांजैक्शन पे। अभी कोई कंप्लायंस करना, किसी को टैक्स भरना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। नो कंप्लायंस, नो ऑडिट्स। आपके अकाउंट पे आया हुआ पैसा टैक्स भर के आया होगा। करेंसी में आप कर दो कितना भी ट्रांजैक्शन, आपके लिए टैक्स लगेगा नहीं, रिस्क आपकी रहेगी। ये जो है, ये आपका सामने यही 5 पॉइंट का प्रपोजल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन है, नहीं बाकी का जो है वो हमारी इंटरप्रिटेशन है, वो उसके ऊपर तो आप बहुत बहस कर सकते हैं। जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन जो रख रहे हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन हमने पहले बताया कि एक दवाई कैसी होती है, तो हमारा डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। वो डायग्नोसिस गलत हो सकता है, लेकिन ये बात है मेडिसिन की बात है, ये आपके सामने रखेंगे। ये पॉइंट आपके सामने हर बार रहेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये मेडिसिन लेने के बाद क्या परिणाम हो सकते मैं आपसे ये करूंगा। हमने सिर्फ 4 इंजेक्शन अभी बात की है। वो 4 इंजेक्शन है। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स एक ही टैक्स रहेगा, 50 के ऊपर की नोट चली जाएगी, 2000 के ऊपर का लीगल प्रोटेक्शन चला जाएगा, और लास्ट का इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का पूरा काला पैसा एक बार बैंक में जमा हो जाएगा, उसके ऊपर 2% कट जाएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। VDIS अभी तक 4 बार आ गई है, ये लास्ट बार। आपके पास 10,000 करोड़ है, आपका नाम कुछ भी है, लाके डालिए, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ नोट असली है या जाली है ये देख लिया जाएगा। एक बार ये फिल्टर जरूरी है, आपका पैसा भी ट्रेसेबल होगा। एक बार VDS, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि अभी ये लास्ट टाइम आई थी कि हर बार अगर आप ऐसा करेंगे तो ईमानदार आदमी को क्या मिलेगा। ये लास्ट करेक्शन है। ना इसके बाद टैक्स रहेगा, ना VDS की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद टैक्स ही नहीं रहेगा। ये 4 का इंजेक्शन का आप सिर्फ परिणाम देखिए क्या होता है। आपके सामने सीधी बात आएगी। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन नॉट प्रैक्टिकल। 50 के करेंसी की नोट में आप बोरियों में तो पैसा ले नहीं जा सकेंगे, उसको तो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं है। कोई भी आपको लेके लूट जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन नॉट प्रैक्टिकल नहीं होंगे। इसका मतलब जो होगा इंक्रीज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। अगर कैश ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकल नहीं है तो आप बैंक ट्रांजैक्शन बढ़ सकते हो, उसके सिवा क्या हो सकता है। और उस जगह आपको बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। इसका मतलब होगा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। सरकार को ह्यूज टैक्सेशन आएगा। एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, सरकार यानी वो टंकी भरेगी। कितना आएगा, जैसे बाबूजी ने बताया था, आज RTGS जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑनलाइन पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, रोज 2.5 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन RTGS में होते हैं। ये RBI साइट पे फिगर है। उसके ऊपर अगर 2% टैक्स लग गए तो रोज के 5,000 करोड़, 2.5 लाख के 2% 5,000 करोड़ रोज का टैक्स। रोज अगर 2.5 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन है, उसमें 2% का टैक्स लगेगा, 5,000 करोड़ रोज का ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया कलेक्ट। मल्टीप्लाई बाय 300 डेज, 65 दिन बैंक की छुट्टी, 15 लाख करोड़ रुपया। आज हमारे देश में टोटल टैक्सेशन लोकल बॉडी, स्टेट और सेंट्रल का सब मिलके 12.5 लाख करोड़ रुपया है। 15 लाख करोड़ रुपए में RTGS की आज बात कर रहा हूं सिर्फ। आप ये करेंसी ट्रांजैक्शन आप तो जानते ही है कि हमारे बैंक ट्रांजैक्शन से कितने गुना ज्यादा है। करेंसी कॉम्प्रेस होगी तो कितनी बड़ी मात्रा में बैंक ट्रांजैक्शन चलेगी। 2% नहीं, वो 0.5% हमारे लिए बहुत बड़ी टैक्स होगी।
टैक्स कलेक्शन इज सिंप्लीफाइड, अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन एलिमिनेटेड, ब्लैक मनी एलिमिनेटेड। आपको टैक्स ही भरना नहीं तो काला पैसा बनेगा ही नहीं, स्टैंप ड्यूटी नहीं, कुछ भी टैक्स नहीं है। सेकेंड, फेक करेंसी एलिमिनेटेड, 39 रुपए में 50 रुपए छपवाना परवड़ेगा नहीं किसी को। ये दोनों का अल्टीमेट होगा, ब्लैक मनी भी नहीं और फेक मनी भी नहीं है। एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स इफेक्टिवली चेक्ड। करप्शन पे भी चेक आएगा क्योंकि आपके पास व्हीकल ही नहीं होगा नहीं। पार्ट ऑफ BT2 गोज टू बैंक एंड इंक्रीज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन पे बैंक को कमीशन मिलेगा और बैंकिंग के ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा, नेट बैंकिंग रेवेन्यू इंक्रीज्ड, बैंक को इंटरेस्ट की जगह और एक पैरेलल रेवेन्यू सोर्स आएगा, इससे बैंकिंग रेवेन्यू बढ़ेगा। उसका डायरेक्ट इफेक्ट है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत है, पोटेंशियल है, परचेसिंग पावर मिलेगी, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट अगर 4% 5% से हमें सबके लिए पैसा मिलने लगेगा, किसानों को, एजुकेशन को, व्हीकल को, हाउसिंग को, चीप एंड इजी कैपिटल, पैसा आसान भी होगा और सस्ता भी होगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है परचेसिंग पावर ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल इंक्रीज्ड। यही होता है, सिर्फ यही होता है इकोनॉमिक्स में। आज अमेरिका में जो डर है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के डर है और सोसाइटी की परचेसिंग पावर डाउन जाएगी, यही डर है। मार्केट डिमांड बूस्टेड, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जरूरतें हैं तो मार्केट की डिमांड बढ़ेगी। उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड, रोजगार बढ़ेगा, कारखाने चलेंगे, बिजनेस चलेंगे, पैसा है, बढ़ोतरी। कमोडिटीज एंड सर्विसेज आर फ्रीड फ्रॉम टैक्स इन्फ्लुएंस, प्राइसेस ड्रॉप। आज हम सबको मालूम है हर चीज के ऊपर कम से कम 30% या 35% टैक्सेस होते हैं। हर चीज के ऊपर एक्साइज होती है, हर चीज के ऊपर वैट होता है, हर चीज के ऊपर टैक्सेस होते हैं, लोकल बॉडी के टैक्सेस। हमें मालूम है कि पेट्रोल की कीमत कितनी है मार्केट में, उसके ऊपर टैक्सेस कितने हैं। 65 रुपए की कीमत जो है पेट्रोल की, उसकी रियल प्राइस जो है वो 27 रुपया कुछ पैसा है, ऊपर के सब टैक्सेस है। हर चीज के ऊपर टैक्सेस होते हैं, वो कम से कम 35% तक उसका कंपाउंडिंग होता है। सब टैक्स चले जाने से प्राइसेस विल ड्रॉप और वहां से इंटरेस्ट रेट कम होने से चीप एंड इजी कैपिटल, उससे भी प्राइसेस कम आएगी, महंगाई बहुत नीचे जाएगी, परचेसिंग पावर इंक्रीजेस, मार्केट डिमांड बूस्टेड, फोकस शिफ्टेड टू इनोवेशन फ्रॉम मैनिपुलेशन। हम काली पैसे की जगह हम सफेद पैसे की बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे, इंप्रूवमेंट की बात होगी। ये पैसा छुपाना कहां, फिर वो स्विस बैंक में रखना कैसे, फिर उसको वापस कैसे लेना, फिर वो मॉरिशस रूट कैसे करना, कोई जरूरत नहीं रहेगी। पैसा यहां घूमेगा, यहां होगा। इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड, ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी, सप्लाई रेगुलेटेड। बड़ी नोट भी नहीं है तो एक बार सब कुछ ला के डालो, वीडियास। आपको कोई पूछेगा नहीं 28,000 कहां से आए, 28,000 करोड़ ये इकोनॉमी में आ जाएंगे, तो लोगों को सस्ते इसमें कर्जा मिलेगा और नीचे तक वो परकोलेट होगा। आपका पैसा तिजोरी में जो पड़ा है वो किसी के काम का नहीं है, नीचे आना चाहिए उसको। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। ये तीन जो है, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट इफेक्टिवली चेक्ड, इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड और एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, इसके डायरेक्ट इफेक्ट सोशल सिक्योरिटी रिस्टोर्ड। एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट को अगर चेक हो गया तो सोशल सिक्योरिटी आएगी। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट डेट चेक, फिस्कल डेफिसिट रिकवर्ड। हर लोकल बॉडी से लेकर स्टेट्स, गवर्नमेंट और सेंट्रल बॉडी को हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स मिलते रहेगा। जितना सरकार खर्चा करेगी वहां से टैक्स मिलता ही रहेगा। सरकार को सिर्फ खर्चा करने का यही रोल रहेगा। अभी रेवेन्यू तो ऑटोमेटिक हो गया, एम्पावर्ड गवर्नमेंट, वो टंकी भर जाएगी, लीकेज निकल गया और हर सर्कुलेशन में से पैसा आ गया। एम्पावर्ड गवर्नमेंट जो हमारे यहां था वीक गवर्नमेंट, ये पहले इसमें एम्पावर्ड गवर्नमेंट यहां आएगा। दूसरी बार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, पैसा गांव-गांव तक घूमने लगेगा तो वहां के पैसे, वहां के रोजगार बढ़ेंगे। ये नक्सलाइट मूवमेंट को एक चेकआउट हो जाएगा, देश में आबादी और शांति आने के चांसेस है। सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड, एप्रोप्रिएट सब्सिडीज, सरकार के पास पैसा आएगा तो सोशल हेल्थ, सोशल एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार पैसा लगाएगी। आज प्राइवेट नहीं लगाएंगे। आज सोशल हॉस्पिटल में क्या कंडीशंस है, सोशल एजुकेशन के क्या हाल, सरकार के पास पैसे नहीं है। प्राइवेट तो परवड़ेगी नहीं, जिसको परवड़ेगी वो सिर्फ ऊपर जा रहा है। सरकार के पास पैसा आएगा गरीब लोगों तक वो पहुंचेगा।
ग्लोबली कॉम्पिटेंट एग्रो सेगमेंट, बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। सरकार के पास पैसा आएगा तो पहले इलेक्शन के लिए और पॉलिटिक्स के लिए सफेद पैसा देना पड़ेगा, काले पैसे से हमें उनको तोड़ना पड़ेगा, इससे काला पैसा चले जाएगा। और बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, ब्लैक मनी एलिमिनेटेड और बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, क्लिंस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। हम ये चाहते हैं, इसकी से कुछ नहीं होगा। हमारी राजकारण शुद्ध होनी चाहिए, काला पैसा चले जाएगा और सफेद पैसे पे वो चलेगा। क्लिंस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, एम्पावर्ड गवर्नमेंट एंड क्लिंस्ड पॉलिटिकल, ये दो सिर्फ इफेक्टिव गवर्नेंस दे सकते हैं। जो पुअर गवर्नेंस से हमने बात की थी, अब इफेक्टिव गवर्नेंस तक आ गए। दैट्स द एंड, एम्पावर्ड इंडिया व्हाट वी ड्रीम। आई थैंक यू सर, इट वॉज एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। बट मैं एक छोटा घटना बोलना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में मैं एक रिक्शा में जा रहा था, मेरी बेटी वहाँ पढ़ती है, तो रिक्शा वाला से बात किया मैंने। तो ऐसे बात करना, बाकी चीज़ नहीं बोलूँगा। उसको बोला कितना कमा लिया, डेली कितना कमा लेते हो? बोला कि 350 रुपया कमा लेता हूँ, 350 से 400 रुपया। तो अभी कितना जमा कर लिया? तो बोला सब 6000 कर लिया। कहाँ रखे हो? बोला घर में रखे हैं। तो चोरी नहीं होता है? नहीं, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, खाली होने से भी चोरी नहीं होता है। तो आप बैंक में क्यों डिपॉजिट नहीं करते हो? अकाउंट नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरा SBI में अकाउंट है। तो यहाँ जमा कर दो, आपका अकाउंट में सीधा चला जाएगा। तो बैंक में मेरे को माने मुश्किल होता है। तो फिर मैं उसको, जहाँ मेरे को पैसा निकालना था SBI के ATM में, तो मिरांडा हाउस के सामने मैं पैसा जाके निकाला, उसको दिखाया। तो बोला तुम ये क्यों नहीं करते? नहीं सर, मेरे को बैंक में मुश्किल होता है। तो आपका जो चीज में दो चीज समझा कि 50 रुपया का डिनोमिनेशन रहना चाहिए, 2000 का ऊपर आपका ट्रांजेक्शन, दिस इज द बेसिक थिंग। तो 2000 के बाद बैंक ट्रांजेक्शन होगा। तो इसमें जो है, जो बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, एक्सेसिबिलिटी टू बैंक, जिसने आपने कहा कि 40% जहाँ इलिटरेट्स हैं, तो वो चीज को थोड़ा क्लैरिफाई करना है कि बैंक को जो एक्सेसिबिलिटी आज का तारीख में, क्योंकि हमने इंटीरियर में काफी काम किए हैं सेंट्रल एरिया में, तो बैंक का जो एक्सेसिबिलिटीज है, तो जहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग को एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, तो ये चीज में हाउ डू यू एनविसेज? बताता हर ट्रांजैक्शन में जब बैंक को कमीशन मिलेगा तो बैंक, मोबाइल बैंक हर इसमें जाएगी, क्योंकि कमीशन मिलेगा उनको। ट्रांजैक्शन पे कमीशन पे अगर नहीं बात मिलेगी तो बैंक लोगों की तरफ खुद आएगी। अभी वो इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जितना पैसा बैंक से ट्रांजैक्ट होगा बैंक को कमीशन मिलेगा, है ना। और 50 की नोट तो है, देहात में तो 50 की नोट की में चल ही सकता है सब कुछ। आज का जो चल रहा है उसको तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। 50 की नोट रहेगी, 2000 तक एक वक्त का आपका बिजनेस भी कुछ भी आप कर सकते हैं। 2000 का एक रिसिप्ट के ऊपर दिन में आप 10 करो ना व्यवहार, 2000 के, लेकिन एक रिसिप्ट पे 2000 के ऊपर या 3000 के ऊपर की नहीं होगी। आम आदमी जो इतना गरीब है, दरिद्री रेखा के इतने नीचे है, वो कितना ट्रांजैक्शन करेगा? 84 करोड़ लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है। अपने देश में 80,000 से ज्यादा, 90,000 के करीब बैंक हैं, शाखाएं उनकी। अब ये थोड़ा और बढ़ाते तो 1 लाख हो जाएंगी। सर, आई वुड रियली लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू कि हमें तो हमेशा ये बताया गया था इकोनॉमी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। यू मेड इट सो सिंपल कि ऐसे लगता है जैसे कंट्री की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस आपके पावर प्रेजेंटेशन में है। इट्स रियली वंडरफुल। बट एक चीज है जो आपने कहा कि 40% इलिटरेसी है, तो हम कैसे एनविसेज करते हैं कि वो इलिटरेट विल बी एबल टू एक्चुअली गेट इनटू दीज बैंक ट्रांजैक्शंस ऑन रेगुलर बेसिस? आज हमारे पास जो डेबिट कार्ड जो होती है, डेबिट कार्ड और सिम कार्ड में कोई फर्क नहीं होता। जैसे हमारी टॉक टाइम खत्म होती है तो अनपढ़ लोग भी जाके रिचार्ज कूपन लाता है 50 रुपए का, तो ये चालू होता है, उसको बाकी कुछ नहीं समझता। यही डेबिट कार्ड होता है। कार्ड स्वाइप, इसमें क्या है, ये एंट्री हो जाती है। इट इज इन प्रैक्टिस। ये जो प्रोजेक्ट है, आपने कितने पॉलिटिशियंस को दिखाया क्या? हाँ, ये बताओ। और उनकी रिएक्शन क्या है आपकी? हाँ, कितने पॉलिटिशियंस को दिखाए हैं, उन पॉलिटिशियंस की रिएक्शन क्या है आपकी उसकी तरफ? आज के देश में जो सबसे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हर पार्टी के टॉप के लीडर को ये दिखाई गई है। बड़े लोग सभी कि कितने % इकोनॉमी हमारी कैश में है, क्योंकि कैश 10 लाख करोड़ है, 9,86,000 करोड़। तो हमारी कितने % इकोनॉमी कैश में है और कितने % बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू है? आज समझी जाती कि 4 गुना कैश की ज्यादा होती है। हाँ जी, 4 टाइम्स कैश की ज्यादा। ठीक है। अब मेरा सवाल है, 4 गुना अगर कैश है
1 गुना अगर है, सारी इकोनॉमी अगर बैंक ट्रांजैक्शंस में आ जाती है तो बैंक ट्रांजैक्शंस 2.5 लाख करोड़ के बजाय हर रोज के 12.5 लाख करोड़ हो जाएंगे। अच्छा, 12.5 लाख करोड़ पे 2% अगर आया तो कितना हो गया? 12.5 लाख करोड़ से 25,000 रोज का हो गया, तो 365 दिनों में करीब 80 लाख करोड़ हो गया। 80 लाख करोड़ हमारी टोटल कंट्री की जीडीपी है, तो क्या सारी की सारी टैक्स में वापस आ जाएगी? 2% नोशनल है। सरकार टैक्स उतना ही लगा सकती है जिसके उतने पास एक्सपेंडिचर प्लान है। सरकार एक्सपेंडिचर से ज्यादा पैसा टैक्स लगा नहीं सकती। ये फंडामेंटल है टैक्स का। अगर सरकार के पास 80 लाख करोड़ के प्लान है तो ही सरकार ले सकती, नहीं तो ये टैक्स का परसेंटेज 0.1% तक आएगा नीचे। सरकार सिर्फ ऐसी होती है जो टैक्स जो होती है सरकार की आय एक्सपेंडिचर प्लान के बाद होती है। तो अच्छी बात है। ये 2% नहीं, हमें आधा % देना पड़े तो क्या दिक्कत है? हाँ, परसेंटेज ही कम हो जाएगा। ये तो और खुश हो जाएंगे लोग। 2% भी नहीं देना पड़ा, 0.5% से काम चल जाए। कोई भी सरकार एक्सपेंडिचर प्लान से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकती। एक बार बिल क्लिंटन की इसमें ऐसा हुआ था, उनका रेवेन्यू एक्सेस हुआ था, तो उन्होंने सभी सीनेट में रखा था कि एक्सपेंडिचर प्लान दे दो, अभी हम क्या करें। ये हुआ है। योग